नमस्ते, मेरा नाम रवि कौशल है और आप हमारा नया शो देख रहे हैं। आज बात इज़राइल द्वारा किए जा रहे 6 महीने से जनसंहार की। हाल ही में हिंदी में एक नई कविताओं की किताब आई है, कविता का काम आँसू पोंछना नहीं। इसे हिंदी के वरिष्ठ कवियों और अनुवादकों ने फ़िलिस्तीन के जो कवि हैं, उनकी कविताएँ हैं, उनको अनुदित किया है। अ ये जिल्द बुक से है तो आप और ₹250 इसका दाम है, तो आप ज़रूर मँगाइए और पढ़िए। लेकिन इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बारे में हम इसके बरक्स भी क्यों ना बात करें, और क्या है इस पूरे संघर्ष के बारे में, इसके ऊपर बात करने के लिए हैं आज हमारे साथ अपूर्वा नंद सर। अपूर्वा सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं। तो अपूर्वा सर, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा। मिडिल क्लास के बहुत बड़े सेगमेंट में ये चर्चा है कि फ़िलिस्तीन जो है वो किसी भी तरीके से हमारे देश की सेहत पर असर तो नहीं डालता है। ना ही वो हमारे पड़ोसी मुल्कों में है, ना ही ऐसा कोई संघर्ष है जिसमें हम सीधे तौर पर परोक्ष रूप से शामिल हैं। तो फिर क्यों जो है हिंदी के कवि इकट्ठा हों और फ़िलिस्तीन के कवियों की कविताएँ जो हैं अनुवाद करें? ये बिल्कुल ठीक है कि अगर इसको साधारण तौर पर आप देखें कि फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा है जिससे हमारे हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत ही गलत है, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में ये महसूस किया जा रहा है और कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि मध्य पूर्व में जो हो रहा है और ख़ासकर इज़राइल जो फ़िलिस्तीन के साथ कर रहा है, वह आगे चलकर बल्कि अभी ही पूरी दुनिया की तस्वीर बदल देगा। वो आर्थिक तस्वीर भी बदलेगा। तो हिंदुस्तान ये नहीं कह सकता कि उस पर असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इज़राइल ने जो हमला किया गाज़ा पर और फ़िलिस्तीनियों पर जो हमला उसने किया है, तो ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर उससे कोई असर नहीं पड़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारी समाजी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इज़राइल ने जो फ़िलिस्तीन पर हमला किया है या गाज़ा पर हमला किया है, वो उससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर और पूरी दुनिया में आपसी रिश्तों पर, मुल्कों के आपसी रिश्तों पर और सिर्फ़ आपसी रिश्तों पर मुल्कों के नहीं, बल्कि उन मुल्कों में रहने वालों के आपसी रिश्तों पर बहुत गहरा असर पड़ने जा रहा है। इस पर अमेरिका, यूरोप, दूसरे मुल्कों में लगातार लिखा जा रहा है। बदकिस्मती ये है कि हिंदुस्तान में अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ बहुत कम है, खासकर भारतीय भाषाओं में बहुत कम है और उसको लेकर चिंता भी बहुत कम है। तो हम इतने ज़्यादा अंतर्मुखी हो गए हैं और इतने भ्रमित हैं कि हमें ऐसा लगता है कि भारत इस समय दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में है और भारत सिर्फ भारत के बारे में सोचकर संतुष्ट रह सकता है। लेकिन अगर एक छोटी-सी बात देख लें, जैसे अरब देशों में, मध्य पूर्व में, ये बात सही है कि फ़िलिस्तीन के साथ-साथ सक्रिय रूप से खड़ा होने वाले अरब देश भी नहीं हैं, हुँ, हुँ। जो कि जिनको आप मुसलमान देश कहते हैं या इस्लामी देश कहते हैं, वे उसके साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन एक देश खड़ा है और एक देश के लोग खड़े हैं, वह है यमन और यमन के हूती। और यमन के हूती क्या कर रहे हैं? वो जिसे आप रेड सी कहते हैं, समंदर से उनका कहना है कि जो भी जहाज इज़राइल की तरफ जाएगा, हम उसे नहीं जाने देंगे। और उसने जो व्यापारिक यातायात है, जो इज़राइल से आना और इज़राइल से जाना, उसको बहुत ज़बरदस्त ढंग से प्रभावित किया है। और इसको लेकर काफ़ी खलबली है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी खलबली है और इसका असर भारतवर्ष पर भी पड़ रहा है। तो और भारत भारत जब में तमिलनाडु के जो पोर्ट वर्कर्स हैं उन्होंने मना कर दिया कि हाँ, भा भारत ने क्या रुख लिया और जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यजनक, वह यह कि जब इज़राइल ने 7 अक्टूबर के बाद हमला शुरू किया फ़िलिस्तीन और गाज़ा पर, उस उसके बाद उसने इज़राइल के भीतर जो फ़िलिस्तीनी काम कर रहे थे, मज़दूर थे, उन सबको काम से निकाल दिया और उनको कहा कि वो लौट जाएँ, गाज़ा में लौट जाएँ, दूसरी जगह लौट जाएँ, जिसको वो खुद बम से तबाह कर रहा है, बमों से और बाकी चीज़, टैंकों से। अब जब काम करने वालों की कमी पड़ी, तब उसने भारत को कहा, आप ये भी ध्यान रखिए, उसने और किसी देश को नहीं कहा। इसका मतलब हमारी हमारी पहचान दुनिया में क्या है? हमारी पहचान दुनिया में वो है कि हम मज़दूर सप्लाई करते हैं।
एक्सपोर्टर है। और सस्ते दर में मजदूर सप्लाई करते हैं। तो उसने कहा कि आप हमें मजदूर दीजिए, काम करने वाले दीजिए, तरह तरह के काम करने वाले। 1 लाख लोग मांगे और हिंदुस्तान की सरकारों ने भर्ती भी शुरू कर दी। तो दुनिया की बाकी सरकारों ने तो कहा कि भाई ये एक युद्ध क्षेत्र बन गया है, काफी खतरनाक है। उन्होंने अपने नागरिकों को सुझाव दिया कि वहां मत जाइए। और भारत क्या कर रहा है, अपने लोगों को भेज रहा है और लोग मारे भी गए अब वहां जाकर। हम्म, तो यह एक प्रतिक्रिया है जो भारत की है। लेकिन भारत के लोगों की अगर यह समझ है कि उनका जीवन प्रभावित ही नहीं होगा, तो यह समझ इसलिए है कि वो जानते नहीं है कि अर्थव्यवस्थाएं कैसे चलती हैं और कैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था बिल्कुल गुथी हुई है। हम्म, और अगर एक जगह वह बिल्कुल ही नीचे जाए तो बाकी अर्थव्यवस्थाएं उनसे प्रभावित होंगी। जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध, उससे हमारी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन आपके लेकिन यहाँ गेहूं के दाम उछल गए। लेकिन आपके यहाँ कागज का दाम, गेहूं का दाम, बाकी चीजों का दाम उससे प्रभावित हो रहा है। हम्म, वही बात इसराइल के साथ हुई है। इसराइल की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है और इसराइल और भारत के बीच व्यापारिक रिश्ते हैं, तो भारत उससे प्रभावित नहीं होगा, यह सोचना ही मूर्खता है। हम्म। लेकिन ये किताब क्यों? यह किताब इसलिए कि जब यह हमला शुरू हुआ अ, 7 अक्टूबर के बाद, तो पूरी दुनिया में प्रतिक्रिया शुरू हुई। हमने ये देखा कि अमेरिका की सरकार इसराइल के साथ थी, यूरोप की सरकारें, ज़्यादातर सरकारें इसराइल के साथ थी, इंग्लैंड की, जर्मनी की, फ्रांस की, कनाडा की सरकारें हम साथ थी इसराइल के। लेकिन वहाँ की जनता इसराइल के खिलाफ, वहाँ की सड़कों पर लोग निकल आए, वहाँ के विश्वविद्यालयों में छात्र निकले, अध्यापक निकले और उन्होंने इसके चलते सजा भुगती, क्योंकि सरकारें इसराइल के साथ। तो सरकारों ने कहा कि अगर आप इसराइल के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसराइल के खिलाफ कुछ भी बोलने को माना जाएगा कि आप यहूदियों के खिलाफ बोल रहे हम्म, हैं, एंटी सेमिटिक है ये कहा गया, जो कि एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। कोई भी यहूदियों के खिलाफ नहीं बोल रहा है, लोग इसराइल के हिंसा के खिलाफ बोल रहे हैं या लोग जायनिस्ट हिंसा के खिलाफ बोल रहे हैं। सारे यहूदी जायनिस्ट नहीं हैं, जैसे सारे हिंदू हिंदुत्ववादी नहीं हैं। हम्म, यह बात समझनी चाहिए। तो अगर मैं जायनिज्म के खिलाफ बोल रहा हूँ तो मैं यहूदियों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन इसराइल ने यही शोर शुरू किया और अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस की सरकार ने ये कहा कि इसराइल के खिलाफ बोलने का मतलब यहूदियों के खिलाफ बोलना है और जो भी बोलेगा उसको दंडित किया जाएगा। फिलिस्तीन लफ्ज का उच्चारण नहीं किया जा सकता क्योंकि फिलिस्तीन जैसी कोई चीज नहीं है, हम्म, यह उन्होंने कहा। और अगर आप फिलिस्तीन बोल रहे हैं, इसका मतलब फिलिस्तीन कहाँ होगा? फिलिस्तीन वहीं होगा जहां इसराइल है। तो आप फिलिस्तीन की आज़ादी की बात जब कर रहे हैं तो दरअसल आप इसराइल के अस्तित्व से इनकार कर रहे हैं। यह उनका तर्क, यानी यह जो नारा है, जो बहुत पुराना नारा है, फ्रॉम रिवर टू द सी इसराइल पैलेस्टाइन वुड बी फ्री। तो उन्होंने कहा कि आप अगर कहेंगे फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन वुड बी फ्री, इसका मतलब इसराइल का अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन सच तो यही है कि 1948 के पहले दुनिया के नक्शे को अगर उठाकर आप देखेंगे, जिस भी नक्शे को उठाकर देखेंगे, तो उस पूरे नक्शे पर सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ है, फिलिस्तीन। इसराइल कहीं नहीं है। इसराइल अस्तित्व में आता है 1948 में। कैसे? जब पश्चिमी देशों के समर्थन से जायनवादी जो हथियारबंद गिरोह हैं, वे हमला करते हैं अरब कबीलों पर। गांवों पर और उनकी बड़ी पैमाने पर हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं और उनको बेदखल कर देते हैं। इस तरह इसराइल का जन्म होता है। तो इसराइल का जन्म एक पूरे मुल्क को खत्म करने के साथ होता है। वह पूरा मुल्क एक तरह से अब जला वतन है और अपनी जगह खोज रहा है। यह जद्दोजहद है और यह संघर्ष उसके पहले से शुरू हो रहा है, बेल्फोर डिक्लेरेशन से या उसके पहले से, जब जायनवादी जाना शुरू करते हैं फिलिस्तीन में और वहाँ की ज़मीनें लेना शुरू करते हैं। और तब वहाँ के जो अरब बाशिंदे हैं वे सशंकित होते हैं कि जो यहूदी पहले से यहाँ रह रहे थे वो तो चैन से रह रहे थे, लेकिन ये जो यूरोप से आ रहे हैं यहूदी, ये स्थानीय अरब नहीं है, ध्यान रखिए।
ये यूरोप से आने वाले यहूदी हैं जो कह रहे हैं कि ये हमारी जगह थी, क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है और 3000 साल पहले ये हमारी जगह थी, इसलिए अब तुम अपने घर से निकलो क्योंकि ये मेरा है। हम्म, इस तरह उन्होंने फिलिस्तीनियों को बेदखल किया या बेवतन किया और उस जगह पर कब्जा किया और उसका नाम दिया इज़राइल। तो इज़राइल का मतलब ही है कब्जा, इसलिए फिलिस्तीनी उसको ऑक्यूपेशन कहते हैं, हम्म, उसको मुल्क नहीं कहते हैं, वो ऑक्यूपेशन, कब्जा है। कब्जा। और उसके भीतर भी यानी इज़राइल जो मुल्क है वो कहता है कि हम इस पूरे इलाके में, अरब दुनिया में हम अकेले जनतंत्र हैं क्योंकि मताधिकार है। लेकिन यदि आप इज़राइल के संविधान को देखेंगे और बाकी चीज़ों को देखेंगे तो आपको दिखलाई पड़ेगा कि वह दरअसल एक नस्ल भेदी राष्ट्र हम्म, है, जिसमें यहूदियों को ज़्यादा अधिकार हैं और जो अरब मुसलमान हैं या ईसाई भी हैं, उनको कम अधिकार हैं उनसे। ये एक ऐसा अजीब मुल्क है जिसमें दुनिया भर का कोई भी यहूदी सिर्फ अगर वो तेल अवीव हवाई अड्डे पर उतरे या कहीं से भी प्रवेश करे तो उसे सीधे इज़राइल की नागरिकता मिलती है। तो इसलिए वो भारत में रहने वाला यहूदी हो, वो जर्मनी में, पोलैंड में, कहीं से भी, तो ये सारे यहूदी क्या करते हैं, ये उड़ के पहुंच जाते हैं इजराइल। इज़राइल और वहां जाके किसी फिलिस्तीनी का घर जबरदस्ती दखल कर लेते हैं और उसमें सरकार उनकी मदद करती है। तो आप अचानक मेरे घर आते हैं, आप रह रहे हैं ब्रुकलिन में, आप रह रहे हैं सिएटल में, आप रह रहे हैं पोलैंड में, और आप आते हैं और कहते हैं 3000 साल पहले हमारे पुरखे यहाँ रहते थे, इसलिए तुम अपने घर से निकलो, ये मेरा घर है। तो यह चीज हो रही है जिसमें फिलिस्तीन के अस्तित्व से इनकार किया जा रहा है। तो हमने सोचा कि पूरी दुनिया में तो फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठ रही है, दुर्भाग्य से भारतवर्ष में बिल्कुल खामोशी थी। ये बात मैं कर रहा हूँ अक्टूबर की, हम्म, नवंबर की। भारत में कोई भी आवाज नहीं थी और यह हमारे लिए बहुत तकलीफ की बात थी, क्योंकि भारतवर्ष दुनिया के उन मुल्कों में रहा है जिन्होंने सबसे पहले फिलिस्तीन को मान्यता दी। गांधी इवन गांधी आजादी के पहले रिकॉग्नाइज करते उन्होंने थे। कहा कि इज़राइल का होना पाप है। जो वो कह रहे हैं कि इज़राइल जो मुल्क की अपेक्षा कर रहा है वो पाप है, और यह दरअसल यहूदियों के दो घर रखने की इच्छा है। ये उन्होंने कहा, वो दो घर रखना चाहते एक अपने हैं, एक देश में यहाँ और और एक जहाँ के वे हैं, यानी पोलैंड के या हंगरी के या फ्रांस के या जर्मनी के या अमेरिका के, और एक घर वो यहाँ रखना चाहते हैं, दखल करना चाहते हैं। ये गांधी को इसको लेकर बहुत स्पष्टता थी, वे फिलिस्तीन के साथ थे। उसी तरह आजाद भारत भी फिलिस्तीन के साथ थी। बाद में उसने कहा कि ठीक है, इज़राइल अब अस्तित्व में आ गया है, लेकिन फिलिस्तीन, आजाद फिलिस्तीन को उसके पूरे अधिकार के साथ रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कदम उठाने चाहिए। वहां से हम यहाँ तक पहुंच गए कि हमारी सरकार न सिर्फ इज़राइल के साथ खड़ी है और फिलिस्तीन के पक्ष में कुछ भी नहीं बोल रही है, बल्कि हिंदुस्तान के लोग भी खामोश हैं। इससे हमें बहुत तकलीफ हुई, इसलिए भी कि हम लोग जो साहित्य की दुनिया के हैं, अ, हम लोग पले बढ़े हैं कुछ कवियों के साथ, जिनमें मैं कह सकता हूँ कि मैं इस दरवेश। कल्पना नहीं कर सकता कि अ, मेरा भाषा जगत महमूद दरवेश के बिना कैसा होता, नाजिम हिकमत के बिना कैसा हम्म, होता, बर्तोल्द ब्रेख्त के बिना कैसा होता, मायाकोस्की के बिना कैसा होता। तो जिस महमूद दरवेश ने मुझको बनाया है, जिस महमूद दरवेश को जिंदगी भर जलावतन रहना पड़ा, उसके लोगों के साथ जब यह हो रहा हो और उसके मुल्क के साथ जब हो रहा हो, तो मेरा खामोश रहना एक तरह से अपराध है और एक तरह से धोखा है महमूद दरवेश के साथ, अपनी परवरिश के साथ। तो इसलिए हम लोगों ने यह तय किया कि हम फिलिस्तीन की आवाज को अपनी जुबान में लाएंगे, यानी हिंदी में लाएंगे, और इस वक्त लाएंगे जब उसका होना बहुत जरूरी है। फिलिस्तीनी कविताओं के अनुवाद की परंपरा हिंदी में पुरानी है, अ, अनुवाद होते रहे हैं लेकिन इस वक्त हमें जरूरी लगा कि एक मुकम्मल किताब की शक्ल में हम इसे लाएं, और हम इसमें, क्योंकि प्राय हिंदी के लोग सिर्फ महमूद दरवेश का नाम जानते हैं, हम्म, लेकिन हम बताएं कि यह किसी मुल्क के होने का मतलब है उसकी सांस्कृतिक परंपरा का होना।
तो और उसकी सांस्कृतिक परंपरा को आप समझ सकते हैं। अगर उसमें कविता की एक लंबी परंपरा है, तो इस संग्रह में 32 कवि हैं, 84 कविताएं, 32 कवि अलग अलग पीढ़ियों के कवि हैं, जिससे ये पता चलता है कि फिलिस्तीन एक अरसे से था और महमूद दरवेश ही एकमात्र कवि नहीं थे, है ना? अनेक कवि कवयित्रियां फिलिस्तीनी हैं, और वो अरबी में और अंग्रेजी में, क्योंकि बहुत सारे फिलिस्तीनी बेदखल हो गए, बेवतन हो गए, तो वो अलग अलग मुल्कों में डायस्पोरा के रूप में बिखर गए, लेकिन उनके भीतर फिलिस्तीन जिंदा है, उनकी भाषा में फिलिस्तीन जिंदा है। उन सारे कवियों को हमने, उनमें से कुछ को हमने इकट्ठा किया, और अब इसका हम दूसरा संस्करण ला रहे हैं अगले 8-9 रोज में, जिसमें हम और कविताएं शामिल करें। तो एक सर, जो इसमें जो सवाल है ना, यहाँ से दो तरीके के सवाल उभरते हैं। एक सवाल ये है, जिस पे मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें। वो सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियाँ हैं ना, वो बदल गई हैं, तो भारत को भी जो है बदल जाना चाहिए। ये जो फ़िलिस्तीन वाला जो राग है, वो कभी हम में सूट करता था, नहीं करता। क्या आप इस बात से सहमत होंगे? देखिए, हम इस बात को लेकर बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि भारत को दुनिया का अगुआ कहा जाने लगा है। यह बात एक तरह का भ्रम है। दुनिया दरअसल हमारी परवाह नहीं करती है, लेकिन हम इस भ्रम में डूबे हुए हैं। इसका मतलब ये कि हम चाहते हैं कि हम अगुआ हैं। आप अगुआ कई तरह से हो सकते हैं। डर बैठा के, हथियारों के बल पे, अर्थव्यवस्था के बल पे, या आप नैतिक बल के आधार पर। तो एक समय था जब हिंदुस्तान फौरन आज़ाद हुआ था, एक बहुत ही गरीब मुल्क, साधनहीन मुल्क, क्या थी हमारी औकात? कुछ भी औकात नहीं थी। लेकिन भारत का नैतिक दर्जा बहुत ऊपर था। तो जितने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विषय थे, उसमें भारत की आवाज़ सुनी जाती थी। भारत नॉन भारत का अलाइन्ड मशवरा मूवमेंट, सुना जाता था। भारत ने एक आंदोलन ही शुरू किया जिसको नॉन गुटनिरपेक्ष नॉन आंदोलन कहते हैं। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन कोई सुविधा का आंदोलन नहीं था। वह दरअसल एक नैतिक डिप्लोमेसी, या आप अंतर्राष्ट्रीय राजनय कैसे किया जाता है, उसकी बात थी कि आप दरअसल ताकत के बल पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नहीं चलाते। तो भारत का एक रुतबा उस वक्त था, उसका नैतिक नेतृत्व था। अब वह नैतिक नेतृत्व किसके पास है? 2 महीना पहले साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया। दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि भाई, जो भी गाजा में हो रहा है वह एक तरह का फिर नस्लकुशी है, जेनोसाइड है, और एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जेनोसाइड को लेकर। यह समझौता जो जर्मनी में जेनोसाइड हुआ था, यूरोप में जेनोसाइड हुआ था यहूदियों का, उसके बाद यह समझौता अस्तित्व में आया था, जिसमें कहा गया कि दुनिया के, क्योंकि जेनोसाइड एक ही बार हो जरूरी नहीं है, जेनोसाइड एक ही जगह हो जरूरी नहीं है, इसकी आशंका हर जगह बनी रहती है। तो उसको रोकने की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की, सिर्फ उस समुदाय की नहीं जिसका जेनोसाइड हो रहा है। तो इसलिए समझौता बनाया गया, और उसमें जिन जिन मुल्कों ने दस्तखत किए, उन्होंने एक तरह से वादा किया कि वे कहीं भी जेनोसाइड हो रहा होगा तो उसको रोकने के लिए कदम उठाएंगे। आप जानते हैं कि बर्मा, म्यांमार में जो रोहिंग्या लोगों के साथ हो रहा था, उसके खिलाफ भी अंतर्राष्ट्रीय रवांडा न्यायालय में में हुआ। मुल्क गए, और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका गया। तो जो नैतिक नेतृत्व तो हमारे पास था, वह दक्षिण अफ्रीका ने ले लिया। और यह कितनी विडंबना की बात है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए जिस मुल्क ने अगुवाई की थी वो भारत था। आखिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई दक्षिण अफ्रीका पर हमला तो नहीं बोल दिया गया। उसकी श्वेत सरकार ने, रंगभेदी सरकार ने, उसके खिलाफ पाबंदियां लगाई गई, जिसको सैंक्शन कहते हैं। और इस तरह दक्षिण अफ्रीका को अकेला किया गया, उसकी सरकार को, और उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया गया। उस दबाव के तहत दक्षिण अफ्रीका की सरकार को मजबूर होना पड़ा कि वह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ समझौता करे, और
वहां नस्ल भेदी शासन समाप्त। यह हुआ। यही बात कही जा रही है कि इजराइल को बाध्य कीजिए कि वो अपना कब्जा हटाए, वह नस्ल भेदी शासन खत्म करे और वह यह जेनोसाइड रोके। यह भारत क्यों नहीं कह सकता? हालात क्यों बदल गए हैं? और अगर हालात बदल गए हैं और आप जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, विश्व गुरु, तो आप क्या सिखला रहे हैं पूरी दुनिया को? तो आप एक तरह से इस वक्त दिखलाई पड़ रहे हैं कि आप इजराइल के पिछलग्गू हैं। आपके लिए इजराइल आदर्श देश हो गया। तो अगुवाई की दक्षिण अफ्रीका ने, तो जो दक्षिण अफ्रीका के लिए अभी भी प्रासंगिक है, दक्षिण अफ्रीका भी कह सकता है, वहां के लोग भी कह, और वहां भी बहस है कि हमारा क्या लेना देना, लेकिन दक्षिण अफ्रीका गया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का लेना देना दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा हो उससे होता है, और उसमें आप कैसी भूमिका निभा रहे हैं इससे यह तय होगा कि आप किस प्रकार के देश हैं। क्या आप रोजाना अपने टेलीविजन पर होते हुए एक जनसंहार को देखकर चैन से रह सकते हैं? फिर आप किस तरह के देश? तो एक जो सर यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, मतलब हमारे सामने ना जब ये पूरा चल रहा है जनसंहार, तो कुछ तस्वीरें आती है। एक तस्वीर अभी हाल फिलहाल में आई कि कुछ औरतें हैं जिन्होंने रिलीफ मटेरियल जो सब ट्रक ले जा रहे थे उसको रोका हुआ है, और वो बहुत शांति से, बहुत हंस खुश के जो है वो वहाँ पे पिकनिक जैसा कुछ कर रही हैं। फिर एक तस्वीर पुरानी है, उसमें ये है कि कुछ लोग जो है चोटी पे गए हुए हैं और वो वहाँ से बमबारी पूरी देख रहे हैं, और एक तरीके का उनके लिए पिकनिक जैसा है। ये जो नफ़रत है ना? हम जिसे कहें कि क्या हमारे जैसे मुल्कों के लिए भी कुछ इसमें सबक हैं? बिल्कुल सबक है, सिर्फ हमारे लिए नहीं। अभी अगर आप इजराइल के अखबार उठा के देखें, कुछ होता है, जैसे वहाँ का जो सबसे हारेट्स। मशहूर अखबार जिसको हम लोग पढ़ते हैं वो है हारेट्स। हारेट्स में एक के बाद एक लेख लिखे जा रहे हैं जिसमें इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि इजरायली समाज का पतन हो गया। इजरायली समाज में यह हिंसा बहुत अंदर घुस गई है और इजरायली समाज एक तरह का मनोरोगी समाज हो गया। जब लोग दूसरों पर होने वाली बमबारी का आनंद लेने लगे, बैठकर पिकनिक मनाने लगे, जब किसी का घर गिराया जा रहा है, मान लीजिए कि आप इजराइल के हमले को सही समझते हैं, आप एक यहूदी हैं, आप सही समझते हैं, आप युद्ध में भाग ले रहे हैं, हर युद्ध में हत्या होती है, जब आप युद्ध में जाएंगे आप मारेंगे, लेकिन मैंने इसके पहले किसी युद्ध में यह नहीं देखा है कि कोई फौजी अपनी हत्या पर इतना आनंद मना रहा हो, या मान लीजिए उसने किसी मकान पर कब्जा कर लिया तो उस मकान की चीजें वो लूट रहा हो और उसका वीडियो बना रहा हो, वो औरतों का वार्डरोब खोलकर उनके जो भीतरी वस्त्र हैं उनको निकाल कर और भद्दे मजाक कर रहा हो, और वो बच्चों को मार कर खुश हो रहा हो। एक इजरायली फौजी ने वीडियो बनाया जिसमें वह अपनी बेटी को कह रहा है, उस वीडियो में उसकी बेटी 2 साल की होने वाली है, ये उसका दूसरी सालगिरह है उस बेटी की, और वो कह रहा है तुम्हारी दूसरी सालगिरह पर मैं तुम्हें ये उपहार दे रहा हूं, और वो एक घर को उड़ा देता है। तो ये दिमागी रूप से एक बीमार समाज है। आप देख सकते हैं कि जो फिलिस्तीनी घरों के मलबे हैं, उस मलबे में एक इजरायली सैनिक एक दूसरी इजरायली अपनी प्रेमिका से प्रेम निवेदन कर रहा है और उसका वीडियो बना रहा है। वो तरह तरह के सेक्सुअल एक्ट की फैंटेसी करते हुए दिखलाई पड़ते हैं उस मलबे में। तो ये पूरी तरह से एक दिमागी और मनोवैज्ञानिक तौर पर बीमार और विकृत समाज का लक्षण है जो हिंसा और घृणा से भर गया है। और जो बचे हुए लोग हैं, जो हॉलोकॉस्ट के बचे हुए लोग, यानी जिन्होंने हिटलर, नाजीवाद और फासिज्म की हिंसा देखी है, वे सब हैरान हैं कि ये उनके वंशजों का क्या हुआ। वे कह रहे हैं कि इसको हम कबूल नहीं कर सकते। ऐसे सैकड़ों लोग हैं। और अब यूरोप में भी और दूसरी जगह जो यहूदियों की नई पीढ़ी जो 18 से 20 साल 22 साल, वे भी कह रहे हैं
ये उनके लिए अस्वीकार्य है। तो यह एक बीमार समाज, और भारतवर्ष में आप कुछ वैसी चीजें देख सकते हैं जिसमें हिंदुओं में हिंसा बढ़ती चली जा रही है, उनमें मुसलमानों के खिलाफ घृणा बढ़ती जा रही है। वे उसको उसका जश्न मनाते हैं, वे अपने त्योहारों में ऐसे डीजे पर गाने चलाते हैं जो मुसलमानों को गाली गलौज करते हुए। यह प्रवृत्ति हमारे परिवारों में बढ़ती जा रही है। तो जैसे इजरायली समाज के बारे में कहा जाता है कि इजरायली समाज का रेडिकलाइजेशन हो रहा है, वैसे ही ये कहा जा सकता है कि हिंदू समाज का रेडिकलाइजेशन हो रहा है और उसका विकृतीकरण हो रहा है और पतन हो रहा है, और ये हम लोगों के लिए बहुत चिंता की बात है। और इसीलिए आश्चर्य नहीं है कि जो यहाँ का शासक दल है, भारतीय जनता पार्टी, वह इजराइल को अपना आदर्श मानता है, क्योंकि उसे ये घृणा, ये बीमारी, हिंसा की बीमारी स्वाभाविक लगती है, और वो पूरे हिंदू समाज को इसी तरह हिंसक और घृणा में डूबा हुआ बना देना चाहते हैं। अ, ये हमारा आखिरी सवाल है। एक जो इज़राइल के बड़े, मतलब मैं एक मिडिल ईस्ट पे लिखने वाले बड़े लेखक हैं अविश लैम। अविश लैम ने कहा कि दरअसल इज़राइल के जो यहूदी है वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो रहने वाले यहूदी है उनसे उनका जो अनुभव है वो पूरा अलग है, वो कोई एग्जिस्टेंस के साथ रहे। जबकि यूरोप में दूसरे तरह के मसले थे, वहाँ पे एक टकराव था। तो एक मत को दूसरे मत पे थोपने के लिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, ये ज़बरदस्ती किया जा रहा है। क्या हम जब इसे हिंदुस्तानी संदर्भ में देखते हैं तो क्या हम ये माने कि ये मत जो थोपने वाला जो तरीका है वो प्रॉब्लमेटिक? नहीं, मत थोपने वाला नहीं, मैं इसको दूसरे ढंग से देखिए, ये इजराइल क्या है? यह दरअसल यूरोपीय यहूदियों का एक सपना है, फैंटेसी। और यूरोपीय यहूदियों का, या जायनिस्ट, में यहूदी भी नहीं कहूँगा, यूरोपीय जायनिस्ट, सारे के सारे यहूदी, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जायनिस्ट नहीं है ना, कई जायनिज्म के विरोधी हैं बहुत सारे। तो 20वीं शताब्दी में जो कुछ भी हुआ, वो क्या रहा? अरब देशों में भी यहूदी थे, मिस्र में यहूदी थे, जॉर्डन में यहूदी थे, बाकी जगह अरब ईसाई वो रह रहे थे। ये जो एंटी सेमिटिज्म था, ये एंटी सेमिटिज्म पश्चिम की बीमारी है। तो और यहूदी सैकड़ों हजारों वर्षों से इन मुल्कों में रह रहे थे, लेकिन एंटी सेमिटिज्म, उस एंटी सेमिटिज्म की पराकाष्ठा थी हॉलोकॉस्ट, जिसमें लाखों यहूदी मार डाले गए। उनको फ्रांस में, पोलैंड में, जर्मनी में, रूस में भी उसके पहले एंटीसेमिटिज्म हर जगह था, इंग्लैंड में। तो जब वे यहूदी भाग रहे थे वहां से, तो आप ध्यान रखिए, मान लीजिए वो जर्मनी से भाग रहे हैं, पोलैंड से भाग रहे हैं, तो क्या इंग्लैंड ने उनको शरण दी? नहीं दी। क्या अमेरिका ने उनको बड़े बड़े पैमाने पर शरण दी? कुछ को दी। और किन को दी? जो उसके लिए उपयोगी हो सकते थे, अमीर जो वैज्ञानिक, थे। है ना, उद्योग, व्यापारी, पैसे, बाकी को नहीं। उनको उसने कहा कि तुम जाओ यहाँ फिलिस्तीन और वहां अपना मुल्क बना लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो आपने जहाज में भर के उनको वहां ढकेल दिया, और वे यहूदी यहाँ आए, यहाँ उन्होंने हिंसा के बल पे एक राज्य स्थापित किया। बल्कि अभी मैं जो मशहूर अरब फिलिस्तीनी संस्कृति कर्मी है बेलावी भी, उनके पिता का इंटरव्यू देख रहा था, इसमें उन्होंने बताया कि जब वे गर्भ में थे अपनी माँ के, तब उनके माता पिता ने इसी तरह, जो आ रहे थे यूरोप से आए थे, और उनके जहाज पर क्या लिखा हुआ है, हमें अपने यहाँ से मत निकालो। आप अगर देखेंगे उसकी तस्वीर, लिखा हुआ है, प्लीज हमें मत निकालिए। तो इन लोगों ने एक परिवार को अपने यहाँ शरण दी, लेकिन जब वो अपने बेटे को जन्म देने गई और लौटी, तब तक उनका घर कब्जा हो चुका है। जिसको शरण दी थी उसी ने उनको निकाल दिया। तो
यह बीमारी यूरोप से आए हुए, पश्चिम से आए हुए यहूदियों या ज़ायनवादियों की बीमारी है। बल्कि आपको मिस्र में रहने वाले यहूदी लिखते हैं कि उनके और अरब लोगों के बीच विभाजन पैदा करने के लिए ज़ायनवादियों ने नकली हिंसा की, ताकि उनको ये विश्वास दिला सकें कि उनके ऊपर ये लोग हिंसा कर रहे हैं। वो पूरी की पूरी एक गढ़ी हुई नकली हिंसा थी, जिससे वो उनको वहां से भगाकर इजराइल में गया, और ऐसे बहुत सारे लोगों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। बहुत सारे यहूदी मजबूरी में इजराइल पहुंचे, क्योंकि बाकी जगह बहुत असुरक्षा थी। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? खुद आपने इजराइल जो बनाया, इजराइल का बनना हमको मानना चाहिए एक पाप है। एक देश जब दूसरी पूरी आबादी को बेदखल करके, उनको खत्म करके बने, तो वह देश चैन से नहीं रह सकता। आपके मकान की नींव अगर खून में डूबी हुई है, तो आप चैन से कैसे रह सकते? अगर हम विश्वास करते हैं किसी चीज में, तो उनके तो प्रेत ही आपको सोने नहीं देंगे। लेकिन फिलिस्तीनी प्रेत नहीं हुए हैं, फिलिस्तीनी जिंदा हैं। एक कविता जो आप पढ़ना चाहें। मैं यह कविता पढ़ना चाहूंगा जो रिफत अल हरीर की कविता है। रिफत अल हरीर एक नौजवान अध्यापक, कवि, अनुवादक थे, जो गाजा में रहना जिन्होंने तय किया, और जिनको इजराइल ने निशाना लगाकर मारा। ये बात स्नाइपर्स। मैं कहना चाहता हूँ अभी, कि इजराइल ने निशाना लगाकर फिलिस्तीनी कवियों को मारा है, कलाकारों को मारा है, संस्कृति कर्मियों को मारा है, वहाँ के विश्वविद्यालयों को नष्ट किया है, वहाँ के पुरातात्विक महत्व की जितनी इमारतें थी उनको नष्ट किया है। क्योंकि जनसंहार क्या है? वो सिर्फ लोगों का संहार नहीं है, बल्कि मेमोरीज का पूरी भी। तरह से अतीत को खत्म कर देना है, उसकी संस्कृति के निशान को खत्म कर देना है। तो रिफत अल हरीर की हत्या की गई। लेकिन रिफत अल हरीर की इस कविता को आप सुनिए, जिसमें, और महमूद दरवेश की भी ऐसी कविता है, जिसमें वे इजरायलियों को कहते हैं, याद दिलाते हैं कि तुम दरअसल मुझसे अलग नहीं हो। इस कविता का शीर्षक है मैं तुम हूं। दो कदम, एक दो, आईने में देखो, वह वहशत, वह वहशत, मेरे गाल की हड्डी पर तुम्हारे M16 का कुंदा, वह पीला धब्बा जो उसने छोड़ा, वह गोली के आकार का निशान फैलता हुआ एक स्वस्तिक की तरह सर्पीली लकीर बनाता मेरे चेहरे पर, दिल का दर्द बहता हुआ मेरी आंखों से, टपकता हुआ मेरे नथुनों से, छेदता हुआ मेरे कानों को, डुबाता हुआ इस जगह को, जैसे इसने तुम्हारे साथ किया था 70 साल पहले या उसके कुछ आसपास। मैं सिर्फ तुम हूं, तुम्हारा अतीत सताता हुआ तुम्हारे वर्तमान को और तुम्हारे भविष्य को। मैं कोशिश करता हूं जैसे तुमने की थी, मैं लड़ता हूं जैसे तुम लड़े थे, मैं प्रतिरोध करता हूं जैसे तुमने किया था, और एक लम्हे के लिए मैं तुम्हारे जीवट को अपना मॉडल मानता हूं। क्या तुमने बंदूक की नली को नहीं पकड़ रखा था मेरी रक्ताक्त आंखों के बीच? एक दो, वही बंदूक, वही गोली जिसने मारा था तुम्हारी मां को, जिसने मारा था तुम्हारे पिता को, इस्तेमाल की जा रही है मेरे खिलाफ तुम्हारे द्वारा। पहचानो इस गोली को और इस बंदूक को। इसे जब सूंघते हो, इसमें खून है मेरा और तुम्हारा, इसमें मेरा वर्तमान है, इसमें तुम्हारा अतीत है। यही वजह है, इसमें मेरा वर्तमान है, इसमें तुम्हारा भविष्य है। यही वजह है कि हम जुड़वा हैं। वही जिंदगी की राह, वही हथियार, वही दर्द, वही चेहरे का अंदाज हत्यारे के चेहरे पर खींचा हुआ, हर चीज वही, सिर्फ कि तुम्हारे मामले में सताया हुआ बन गया है सताने वाला। मैं कहता हूं तुम्हें, मैं तुम हूं, सिर्फ यह कि मैं नहीं हूं आज का तुम। मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं कि तुम बंद करो घृणा करना मुझसे और मारना मुझे। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम्हारी मशीन गन का शोर तुम्हें बहरा कर देता है, बारूद की गंध दबा देती है मेरे खून की महक को। चिंगारियां
मेरे चेहरे के भावों को बिगाड़ देती हैं। क्या तुम बंद करोगे गोली चलाना? एक क्षण के लिए क्या तुम करोगे ऐसा? तुम्हें बस इतना करना है कि आंखें बंद करो। देखना इन दिनों आंखों को अंधा कर देता है। आंखें बंद करो कसकर, जिससे तुम देख सको अपने मन की आंखों में। फिर शीशे में देखो। एक दो, मैं तुम हूं। मैं तुम्हारा अतीत हूं। मुझे मारकर तुम अपने को मारते। शुक्रिया। यह एक फिलिस्तीनी एक इजरायली को है। शुक्रिया सर। अ, तो ये था पूर्वानंद। बाकी शोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।